गुड मॉर्निंग। तो बेटा, अमलगमेशन में हमने कल थोड़ा बेसिक देखा था। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मैंने कल बताया था अमलगमेशन दो तरह के होते हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। बेटा, परचेज में आपने कंडीशन देखी थी कि यदि जो ब्रॉडली था कि यदि जिनसे हमने बिजनेस खरीदा, मतलब एक जैसे ए कंपनी ने बी को अपने इसमें बी को टेक ओवर किया, ये एब्जॉर्प्शन है, इसको भी ए से अमलगमेशन बोलता है। ये दो तरह का हो सकता है, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो हमने कंडीशन देखी थी, वो अलग बात है। ब्रॉडली ये है कि यदि बी के जिसको टेक ओवर ए कर रही है, बी कंपनी में जो कुछ चल रहा था वही सब कुछ ए में एज इट इज चल रहा है, और बी के शेयर होल्डर ने अपना बिजनेस बेचा नहीं, वो ए में आकर अपना बिजनेस ए के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो ये इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। बी के शेयर होल्डर कतई बिजनेस वाइंड अप नहीं करना चाहते, बल्कि वो ए के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो अपना बी की जो लीगल एंटिटी थी उसको क्लोज करके वो अपनी असेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट लेकर और इवन शेयर होल्डर को भी लेकर ए में आ गए कि ठीक है हम यहाँ पर काम करेंगे। असेट ए में आ गई, लायबिलिटी ए में आ गई, सेम बुक वैल्यू पे आ गई, प्रॉफिट भी आ गए, शेयर होल्डर भी आ गए। तो यहाँ पर ये तो कहा नहीं जा सकता कि ए ने बिजनेस बी का खरीद लिया, या ये नहीं कह सकती कि बी ने बिजनेस बेच दिया, बल्कि अब वो ये हुआ इन द नेचर ऑफ मर्जर। और इसके कॉन्ट्रेरी, ए ने बी का बिजनेस खरीद लिया और पेमेंट देके शेयर को रवाना कर दिया बी के शेयर को, जाओ तुम अपना काम करो, फॉरेन टूर करो, अपना दूसरा बिजनेस खोलो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। अब बी के शेयर होल्डर अपना पैसा लेके अलग हो गए बी ए से, और सारी एसेट लायबिलिटी ए में आ गई, पर शेयर होल्डर ए में नहीं आए, तो ये तो कहा जाएगा परचेज। ये ब्रॉड है, आप समझ सकते हैं। अब हमारी जो अकाउंटिंग हमने देखी थी, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इन केस ऑफ मर्जर, उसकी स्पेशलिटी हम देख चुके, एक क्वेश्चन भी देख चुके, इजी वाला। बेटा, मैंने कल ये बताया था कि चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है, एक साथ सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं। बेटा, ये यदि बी लिमिटेड है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये रिजर्व एंड सरप्लस है, और यहाँ होती है लायबिलिटी, यहाँ होती है असेट। बेटा, यदि असेट 50 लाख रुपीस की है, लायबिलिटी हम मान लेते हैं 20 लाख रुपीस की है, 50-30, ये 30 जो है ना, इसमें इस 30 में बेटा 15 लाख 10 लाख की शेयर कैपिटल है और 20 लाख का रिजर्व सरप्लस है। अब यदि एक कंपनी जो इस बी को टेक ओवर कर रही है, बेटा यदि इन बी को जो टेक ओवर किया जा रहा है वो इन द नेचर ऑफ परचेज, मतलब ए बी को खरीद रही है, यानी बी का अब ए से फ्यूचर में कनेक्शन नहीं रहेगा, बी के इक्विटी शेयर होल्डर का ए के इक्विटी शेयर होल्डर से या ए से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ये पेमेंट ए कंपनी कैश में दे रही है, मतलब चेक से दे रही है, या डिवेंचर इशू करके दे रही है, इसमें ए और अलग है, बी अलग है। बी के शेयर होल्डर को कैश मिल गया, डिवेंचर मिल गए, इक्विटी शेयर नहीं मिले, वो बी के शेयर होल्डर ए में शेयर होल्डर नहीं बने, ये हुआ इन द नेचर ऑफ परचेज। ये परचेज हुआ। जब परचेज कर लिया, ए बी में मर्ज नहीं हुई, ये शेयर होल्डर ए में नहीं आ रहे, जब ए में नहीं आ रहे तो ये अपना पूरा पैसा लेकर बाहर हो जाएंगे, पूरा पैसा में ये पूरा लेंगे भाई, कैपिटल बी और रिजर्व सरप्लस भी। लेकिन यदि ये मर्जर होता, यदि ये बी कंपनी ए में मर्ज हो रही होती कि नहीं भाई, ये शेयर होल्डर ए कंपनी में आने वाले हैं, ये ए कंपनी में, तो बी के शेयर होल्डर ए कंपनी में आ जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर बन करके, तो ये असेट जो है ये ए में आ जाएगी, ये लायबिलिटी, ये 20 की लायबिलिटी ए में आ जाएगी, ये शेयर होल्डर भी ए में आने वाले हैं। तो ये जब असेट आ गई, लायबिलिटी आ गई, शेयर होल्डर भी आ गए, और बी कंपनी को कोई बंद करने का इरादा नहीं था, तो सिर्फ उसकी लीगल एंटिटी क्लोज की गई, तो बी कंपनी का रिजर्व भी यहां लाया जाएगा। जब बी कंपनी का रिजर्व यहां पर आ गया, तो ये रिजर्व जब ए कंपनी में आ गया, मतलब अभी ये बांटा नहीं जाएगा, बल्कि ए कंपनी में इसे मेंटेन किया जाएगा, फ्यूचर में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अभी बी के शेयर को इसके लिए पेमेंट देने की जरूरत नहीं, तो पीसी में सिर्फ क्या देना चाहिए उनको, बी को अपने इक्विटी शेयर के बदले ए के इक्विटी शेयर। इसलिए एस 40 ने कहा कि यदि
पीसी में देना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल देना चाहिए, पीसी में देना चाहिए ओनली शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, पीसी में देना चाहिए शेयर कैपिटल। और दिया यदि उससे ज़्यादा देना चाहिए शेयर कैपिटल, दिया उससे ज़्यादा, तो ये परचेजिंग कंपनी का जो लॉस है या जो भी है, इस एक्स्ट्रा पेमेंट को परचेजिंग कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी के रिजल्ट से एडजस्ट करना पड़ता है। बेटा ये हमने कल देखा था। कल हम इसी सीरीज में एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। अब बेटा उसके अंदर एक नई चीज आई थी, वो पढ़ते पढ़ते हमें एक चीज पढ़नी पड़ी थी, वो हम पढ़ लेते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व created as per Income Tax Act to obtain certain tax benefits, that is tax exemption, which is to be maintained for specific number of years। समझते हैं बेटा इसको क्या है? ये वो रिजर्व जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट बनाए गए हैं और जिसे एज पर इनकम टैक्स एक्ट कुछ समय तक बनाए रखना जरूरी होता है। वो क्या है, कैसा है, समझते हैं। बैलेंस शीट नंबर 1 ऑफ ए कंपनी, कंपनी अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट, प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट। बेटा हम इन द नेचर ऑफ मर्जर से निकल के यहाँ गए क्योंकि इसमें भले ये मर्जर से कनेक्टेड नहीं, पर समझना तो है। ये बैलेंस शीट P&L फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख, ये प्रॉफिट पड़ा है बैंक में। जब प्रॉफिट हुआ होगा तो असेट बढ़ी होगी, बैंक डेबिट टू P&L, तो प्रॉफिट असेट में भी होगा। अब और ये प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यदि इफ कंपनी पेड टैक्स, यदि कंपनी टैक्स पे करती है तो बैलेंस शीट आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट मैंने ले ली 30% मिनिमम, कंपनी पे 30% टैक्स लगेगा ना मिनिमम। तो बेटा प्रॉफिट जब टैक्स लगेगा 3 लाख का टैक्स लग जाएगा 10 लाख पर, तो बैंक बैलेंस कितना बचेगा 7 लाख और P&L कितना बचेगा 7 लाख। ये है आफ्टर टैक्स, मतलब 3 लाख गया गवर्नमेंट की पॉकेट में और इक्विटी शेयर के बचा है। और ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यस अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ये प्रॉफिट है अवेलेबल फॉर डिविडेंड। शेयर चाहें तो ये घर ले जा सकते हैं और इससे ऐश कर सकते हैं, फॉरेन टूर करे, घूमने जाए, किसी को घुमाए, जो भी जिसकी इच्छा हो। बट इफ कंपनी decided to go for tax exemption, यदि कंपनी इस प्रॉफिट पर टैक्स एग्जेम्पशन चाहती है, जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स जिस पर टैक्स लगेगा 3 लाख, यदि कंपनी यानी उसके इक्विटी शेयरहोल्डर 3 लाख का टैक्स बचाना चाहते हैं, 30% से 3 लाख का टैक्स बचाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट
ये टैक्स वेव करने को, छोड़ने को अग्री है इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजन करके। इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन है कि कंपनी, यदि ये कंपनी अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक प्रॉमिस करे कि हम इस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करेंगे, डिविडेंड के रूप में नहीं बांटेंगे, शेयर के घर नहीं जाने देंगे, बल्कि इस प्रॉफिट को इसी कंपनी में रखेंगे और विद इन फ्यू ईयर्स, जो भी स्पेसिफिक ईयर है एक्ट में, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स एक्ट थोड़ा पढ़ाना आपको, विद इन फ्यू ईयर इस प्रॉफिट को, पूरा 10 लाख के प्रॉफिट को हम टैक्स, जो हमने 10 लाख में टैक्स बचाया 3 लाख का, इसके बदले में हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये 10 लाख के प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रॉफिट को हम अगेन एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटी में लगा देंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इसको बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर देंगे, घर नहीं ले जाएंगे, खर्च नहीं करेंगे, बल्कि यहीं उसे री इन्वेस्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर देंगे पूरा 10 लाख का 10 लाख। यदि 10 लाख का प्रॉफिट एक्सपोर्ट में लगा देंगे, एक्सपोर्ट एक्टिविटी में, एक्सपोर्ट प्रमोशन में, तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स छोड़ देगी। और गवर्नमेंट को क्या पड़ेगी, 3 लाख का टैक्स छोड़ रही है, देश का इतना बड़ा नुकसान कर रही है इस कंपनी के लिए, क्या फायदा है? बेटा गवर्नमेंट ने जो समझदारी दिखाई है 3 लाख का टैक्स छोड़कर, ये दूरदृष्टि, लॉन्ग विजन है गवर्नमेंट का कि यदि हमने आज 3 लाख छोड़ दिया, ठीक है, हमें वन टाइम लॉस हुआ, पब्लिक का, गवर्नमेंट का 3 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो गया। वन टाइम लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए रेकरिंग बेनिफिट का एक अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने कर लिया। वो कैसे? यदि ये कंपनी 10 लाख रुपया एक्सपोर्ट में इन्वेस्ट करेगी, तो इससे कंट्री का मशीनरी मार्केट बढ़ेगा, मशीनरी खरीदेगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लांट लगाएगी, मशीनरी मार्केट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नए वर्कर लाएगी, देश का रोजगार क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा। उसके बाद कंपनी नया प्लांट खोलेगी एक्सपोर्ट के लिए, जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे एक्सपोर्ट बढ़ने से गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी मिलेगी, जिससे जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस एडवर्स चलता है वो कुछ ठीक होगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी कंट्री को, और अगले साल से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी सेल करके, ज़्यादा सेल करके उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी और सालों साल कमाएगी। हर साल गवर्नमेंट को इस बढ़ी हुई इनकम पर बढ़ा हुआ इनकम टैक्स मिलेगा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों साल। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने एक शॉर्ट टर्म लॉस बियर किया है, 3 लाख का टैक्स वेव करके, छोड़ के एक अच्छा इंतजाम कर लिया गवर्नमेंट ने, काफ़ी लंबे समय तक कुछ कमाने का और देश के डेवलपमेंट का, एक्सपोर्ट बढ़ाने का। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, यदि आप इस 10 लाख के प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते हो, फ्री नहीं रखते हो, बल्कि इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन में री इन्वेस्ट करते हो विद इन स्पेसिफिक ईयर, तो हम ये 10 लाख पर 3 लाख का टैक्स छोड़ देंगे। ये एक टैक्स एग्जेम्पशन क्लॉज है, और शर्त है कंपनी को एक एफिडेविट देना होगा कि हम ये प्रॉफिट विद इन स्पेसिफिक यूज करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन में। और जब तक इमीडिएटली नहीं कर पाए, 6 महीना साल भर लग सकता है, तो उस एकदम से एक्सपोर्ट प्लान लगाना पॉसिबल नहीं, तो उस प्रॉफिट को जो कंपनी ने कमाया 10 लाख का, ये कहीं कंपनी डिविडेंड में ना बांट दे, इसलिए उसको एक रिजर्व, जैसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में डाल दिया 10 लाख और पीएनएल को खाली कर दिया, पीएनएल को डेबिट और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व क्रेडिट, और ये जो बैंक में मनी पड़ी है इसको नील कर देगी, या अभी तो बैंक में पड़ा हुआ है, चलो ठीक है, पर कंपनी से डिविडेंड नहीं बांट पाएगी। एंड आफ्टर फ्यू मंथ या कुछ भी कुछ समय बाद कंपनी क्या करेगी, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और ये एक्सपोर्ट प्लांट बैंक बैलेंस 0 कर देगी और इस मनी को लगा देगी एक्सपोर्ट प्लांट में। अब नाउ कंपनी cannot sell this plant up to certain number of year। ये जो प्लांट कंपनी ने लगाया है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि आज लगाया कॉमोडिटी के लिए, पेपर पे लगा दिया और 4 महीने बाद वापस बेच दिया, पेपर पे लगा, पेपर भी बिक गया, ऐसा नहीं।
ये प्लांट जो लगाया है ये अगले 7 साल या 10 साल तक ये प्लांट बनाए रखना होगा, जो भी स्पेसिफिक पीरियड है, मिनिमम वो 7 ईयर कुछ है, 7 ईयर 10 ईयर, मान लो 7 साल। ये आप इनकम टैक्स एक्ट में देखिएगा, कोई मैं इनकम टैक्स का टीचर नहीं हूँ, मैं सी हूँ तो क्या हुआ, सी ए बाद में हूँ, टीचर पहले हूँ, तो मुझे नहीं पता इनकम टैक्स एक्ट में क्या चल रहा है, आपको भी नहीं पता होगा। तो ये एक्सपोर्ट प्लांट जो परचेस किया है, यदि कंपनी एक्सपोर्ट प्लांट नहीं बनवाती है, खरीदती है, तो टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा और कंपनी को 3 लाख तो टैक्स छोड़ दो, पेनल्टी अलग, ब्याज अलग, 5 लाख पे जाएगी कंपनी। इतनी बड़ी गलती कंपनी नहीं करेगी, कंपनी इसको प्लांट में लगा देगी। पर ये प्लांट में इन्वेस्ट करने के बाद ये प्लांट अगले 10 साल तक बेचना नहीं है, 10 साल 7 साल जो भी है। तो अब ये प्लांट अगले कुछ सालों तक सेलेबल नहीं है, सेल करेगी तो कंपनी का टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। तो ये है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक एग्जाम्पल है वैधानिक रिजर्व का, यही है स्टैट्यूटरी रिजर्व। यही है वैधानिक रिजर्व। ऐसे और भी होते हैं, शिपिंग रिजर्व, डेवलपमेंट डिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इस तरह के नाम से आपको दिख जाएगा। टी डेवलपमेंट रिजर्व, इस नाम से जो भी रिजर्व हैं वो सब क्या होंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं। आप नाम लिखना चाहेंगे तो लिख लो। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला लिख लिया एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, दूसरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के अलावा शिपिंग रिजर्व, कोई शिपिंग रिजर्व मिल जाएगा जो कंपनी को मिलता है, कंपनी शिपिंग बिजनेस में है तो नए शिप खरीदने के लिए प्रॉफिट इन्वेस्ट करना पड़ता है, शिपिंग रिजर्व। टी डेवलपमेंट अकाउंट, टी डेवलपमेंट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व। कुछ रिजर्व तो बेटा खत्म हो गए, कई सालों से बंद हो गए, लेकिन किताबों में चले आ रहे हैं, लिखो उसको भी, पता नहीं किताबों में फिर से आ जाए। डेवलपमेंट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, क्या बोला मैंने, डेवलपमेंट रिजर्व, डेवलपमेंट डिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये सब रिजर्व दिख जाए, इन सब को ब्रॉडली कहते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, वैधानिक रिजर्व। और ये रिजर्व जो है ये कुछ सालों तक मेंटेन करना जरूरी है। अब कंपनी एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व से डिविडेंड बांट सकती है, कतई नहीं, ये प्रॉफिट तो लगा दिया गया प्लांट में, तो इससे डिविडेंड कैसे बढ़ेगा। तो ये रिजर्व भी चलता रहेगा और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व भी चलता रहेगा, एक्सपोर्ट ये प्लांट भी चलता रहेगा और बैलेंस शीट में रिजर्व भी चलेगा। ये रिजर्व देखकर ही तो इनकम टैक्स ऑफिसर को पता पड़ेगा कि कंपनी में ऐसे प्लांट है जो कंपनी नहीं बेच सकती। 2 साल बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बदल गए तो नए आईटी को कैसे पता पड़ेगा कंपनी में ऐसा प्लांट है जो कंपनी सेल आउट नहीं कर सकती, और सेल आउट करते ही टैक्स ठोक दो, टैक्स लगा दो, टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लो प्लांट बेचते ही, तो कैसे पता पड़ेगा नए आईटीओ को। वो बैलेंस शीट में देखेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो उसे पता पड़ जाएगा कि कंपनी में कोई प्लांट है जो सेल नहीं करना है, तो कहीं सेल तो नहीं किया, ये नए ऑफिसर को पता पड़ता रहे। इसलिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व भी मेंटेन करना पड़ेगा अप टू सर्टेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर, और ये प्लांट भी नहीं बेचना है अप टू सर्टेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर। चलो इस बात तो समझ में आ गई कि क्या होता है स्टैट्यूटरी, ये क्या होता है वैधानिक रिजर्व, क्या होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व जो एज पर एक्ट बनता है और जिसे कुछ समय तक बनाए रखना पड़ता है, जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, और वो असेट जो उससे क्रिएट हुई है उसको बेच नहीं सकते। पर मान लो बी कंपनी की ये जो बी कंपनी है जिसके में रिजर्व बना है, इसकी हालत खराब है, मुश्किल में है, बंद होने की कगार पर है, एक कंपनी उसको खरीद लेती है। अब प्रॉब्लम यह है बी कंपनी जो बंद होने वाली थी उसको ए ने खरीद लिया, तो कम से कम बिजनेस बंद, बी कंपनी लीगली बंद हो जाएगी पर बी का बिजनेस ए में आ जाएगा, बिजनेस वाइंड अप नहीं होगा, प्रोडक्शन, सेल, कस्टमर, स्टॉक, सब कुछ ए में आ जाएंगे। अब ये प्लांट भी जो बी में था जिसने टैक्स एग्जेम्पशन लेकर ये एक्सपोर्ट प्लांट खरीदा, ये भी तो ए में आ जाएगा। और एक तो कहता था कि तुमने प्लांट बेचा तो टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेंगे, तो प्लांट तो बिक गया, ए को बिक गया। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझदार है, उसको पता है कि यदि ये प्लांट बी में नहीं आया और ए में आ गया, बी में नहीं रहा और ए में आ गया, और प्लांट ए में कंटिन्यू है, ए में प्रोडक्शन कंटिन्यू है, ए में एक्सपोर्ट कंटिन्यू है, तो गवर्नमेंट को क्या दिक्कत पड़ रही है, डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को क्या दिक्कत है। उनका मोटिव तो क्या था, ये प्लांट बना रहे, प्रोडक्शन चलता रहे, एक्सपोर्ट होता रहे, एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिलती रहे, प्रॉफिट बढ़ते रहे, प्रॉफिट बढ़े हुए टैक्स मिलता रहे, वो सब तो ए में हो जाएगा।
प्लांट ए में आ जाएगा, प्रोडक्शन ए में होगा, एक्सपोर्ट ए से होगा, प्रॉफिट ए में होगा, तो जो गवर्नमेंट को चाहिए था वो ए में हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक प्रोविजन रखा कि ठीक है, यदि ये बी कंपनी वाइंड अप होती है जिसने कि ये टैक्स बेनिफिट लिया था, यदि ये प्लांट ए में आ जाए, परचेजिंग कंपनी में आ जाए, और ए कंपनी उस प्लांट को अगले बचे हुए समय तक न बेचने का कमिटमेंट कर दे गवर्नमेंट को कि बी का कमिटमेंट हम पूरा करेंगे, बी ने जो प्लान लगाया था उसको हम रखेंगे और हम इसको अगले कुछ सालों तक नहीं बेचेंगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा और बी टैक्स देने से बच जाएगी। पर गवर्नमेंट ने एक शर्त डाल दी है कि चलो ठीक है, ये टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा यदि ये कमिटमेंट ए ने ले लिया, पर ए की कंपनी कलकत्ता में है। अब कलकत्ता के आईटी को कैसे पता पड़ेगा कि ए में एक ऐसा प्लांट आया है जो अगले 6 साल और नहीं बिकना है? बी से जो प्लांट ए में आया, बी कंपनी इंदौर की थी, ए कंपनी मुंबई की है, कलकत्ता की है, चेन्नई की है। अब मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई की आईटी को कैसे पता पड़ेगा कि ए कंपनी में एक ऐसा प्लांट आया है जिसको ये ए कंपनी अगले कुछ साल तक बेच नहीं सकती, और बेचे तो टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ लेना है, विड्रॉ करना है। ए के आईटी को कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए एस 14 में बता दिया गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेफिनेटली बताया गया होगा कि ये जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, ये रिजर्व अब ए कंपनी को अपने यहाँ डिस्क्लोज करना होगा। ये रिजर्व क्रिएट नहीं करना होगा, क्योंकि कोई ए कंपनी अपना प्रॉफिट थोड़ा यूज कर रही है। ए कंपनी अपना प्रॉफिट यूज नहीं कर रही एक्सपोर्ट प्लांट में, वो तो बी ने किया था और बी का तो कंपनी बंद हो गई। ए में ये रिजर्व बैलेंस शीट में जस्ट फॉर डिस्क्लोजर दिखाना पड़ता है। तो ए कंपनी इस रिजर्व को अपने प्रॉफिट से क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन क्रिएट करेगी। विदाउट प्रॉफिट ये रिजर्व कैसे क्रिएट किया जाए? ए कंपनी में तो एक्सपोर्ट हुआ नहीं, वो तो अब होगा। ये तो पुराना सिर्फ प्लांट जो आया वो असेट साइड में आएगा, पर आईटी को ये पता पड़ता रहे कि एक ऐसा प्लांट आया है जो ए कंपनी नहीं बेच सकती। तो उस डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि एक कंपनी अपने यहाँ एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को क्रेडिट करे, ताकि आईटी को पता पड़े कि हाँ ये रिजर्व है, मतलब असेट भी है जो नहीं बिकेगी। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व बैलेंस शीट में कैसे दिखाई दे? तो उसके लिए ये लिख दिया गया, इफ परचेजिंग कंपनी ए टेक ओवर बी एंड कंटिन्यू above plant, then A Limited should disclose such statutory reserve in its फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रिजर्व एक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे और उसके लिए एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, है ना बेटा? ये रिजर्व को क्रेडिट करना है। ये रिजर्व को क्रेडिट करना है कोई 10 लाख से, यदि वो 10 लाख का रिजर्व है तो, जैसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट 10 लाख से एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो ये क्रेडिट कर लिया ओनली फॉर डिस्क्लोजर, और अपने प्रॉफिट लॉस से डेबिट नहीं करेगी। ए को अपने प्रॉफिट से रिजर्व करता ही नहीं बना, सिर्फ ये तो डिस्क्लोजर करना है। ए की बैलेंस शीट में प्लांट तो प्लांट में मर्ज हो जाएगा, लेकिन ये प्लांट अगले 6 साल तक नहीं बेचना है, 5 साल तक नहीं बेचना है, 4 साल बचे तो नहीं बेचना है, ये आईटी को पता कैसे पड़े? उसलिए रिजर्व दिखाया जाता है, सिर्फ डिस्क्लोजर है। तो डेबिट में पीएनएल डेबिट नहीं कर सकते, रिजर्व सरप्लस डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट या रिजर्व से नहीं बनाया जा रहा है। तो एक नोशनल अकाउंट, फर्जी अकाउंट, फिक्टिव अकाउंट, डस्टबिन अकाउंट, फालतू अकाउंट, जस्ट फॉर डबल इफेक्ट, जस्ट फॉर डबल इफेक्ट एक रद्दी अकाउंट, फालतू अकाउंट खोला जाता है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बेटा बैलेंस शीट में ये रिजर्व तो रिजर्व में आ जाएगा, और अमालगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट वाला है, इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाए? वेयर टू शो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट,
हैविंग डेबिट बैलेंस, हैविंग जिसका बैलेंस डेबिट है, हैविंग डेबिट बैलेंस। तो बेटा नंबर 1 ऑप्शन, या तो इसे इधर अदर नॉन करंट असेट्स, क्योंकि बेटा ये रिजर्व अगले 3-4 साल चलेगा, ये अकाउंट 3-4 साल चलेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म हो गया, तो आएगा नॉन करंट में। नॉन करंट में कहाँ? अदर नॉन करंट असेट में आ जाएगा। और इन रिजर्व, इन सरप्लस कॉलम, इन सरप्लस, जैसे सरप्लस शेड्यूल में इन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस से, डेबिट बैलेंस को जब रिजर्व में दिखाएंगे तो ब्रैकेट में आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा ना, इससे रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा। तो जैसे ये अपने बनाई शेड्यूल सरप्लस, एग्जांपल इसमें आता है टीआरआर, इसमें आता है कैपिटल रिजर्व, इसमें आता है जनरल रिजर्व, इसी में आता है पीएनएल, इसी में आएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक क्रेडिट है ना, इसी में ले लिया अमलगमेशन एडजस्टमेंट। सबसे बढ़िया मैं तो ये समझता हूं, बजाय इसको 10 लाख को, यानी इस अमलगमेशन एडजस्टमेंट को जिसका डेबिट बैलेंस है, इसको असेट साइड में दिखाकर बे असेट साइड बढ़ाना मुझे लॉजिकल नहीं लगता। पर एक तरीका है कि उसको दिखा दिया जाए नॉन करंट असेट में, अदर नॉन करंट असेट में। पर मेरा सजेशन है कि सरप्लस में इसको नेगेटिव दिखा दो ना। तो देखिए ये आप जानते कि आया है ओनली फॉर डिस्क्लोजर, ये क्रेडिट ये डेबिट, तो बात बराबर होगी, जीरो हो गया ना। 10 लाख क्रेडिट 10 लाख डेबिट, बात जीरो होगी, तो ये रिजल्ट भी डिस्क्लोज भी हो गया। अब जैसे ही ये बैलेंस शीट में दिखाई देगा, एक ही बैलेंस शीट में, परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में, तो इसके आईटी को पता पड़ जाएगा कि ये रिजर्व है, मतलब कुछ असेट भी है जो नहीं बिकेगी ए से कुछ सालों तक। ये है रिगार्डिंग स्टेशनरी रिजर्व। तो ये हुआ कि जब भी किसी क्वेश्चन में वेंडर कंपनी की बुक्स में इस तरह का कोई स्टेशनरी रिजर्व दिखाई दे, तो परचेजिंग कंपनी में उसका क्या एंट्री होता है? परचेजिंग कंपनी में एंट्री होती है अमलगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट टू स्टेशनरी रिजर्व जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, और ये एंट्री होती है इन केस ऑफ इन द नेचर ऑफ परचेज। ये कब? इन द नेचर ऑफ परचेज। ध्यान रखना। तो इन द नेचर ऑफ मर्जर तो क्या होगा बेटा? इन द नेचर ऑफ मर्जर में तो ये, इन द नेचर ऑफ मर्जर में तो ये इस अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मर्जर में हम वेंडर कंपनी से ये भी लाते हैं, ये भी लाते, ये भी लाते, ये भी लाते, ये भी लाते हैं, ऐसे ये भी ले आएंगे, जैसे बाकी रिजल्ट लाते हैं ऐसे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको लाने के लिए अमलगमेशन एडजस्ट वाला डेबिट, नोशनल, फालतू, रद्दी, वेस्ट अकाउंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन द केस ऑफ मर्जर, जब ये अकाउंट होता है स्टेशनरी रिजर्व, तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, यूजुअली जैसे रिजर्व दूसरे आते हैं ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन इन द नेचर ऑफ परचेज में इस रिजर्व को डिस्क्लोज करने के लिए अमलगमेशन एडजस्टमेंट नाम का डेबिट बैलेंस खोलना पड़ता है। अच्छा, इन वेंडर कंपनी ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी रिजर्व, ट्रांसफर इट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बस और कुछ नहीं। मत दिमाग लगाओ ज़्यादा। मैं भी पीएचडी करना नहीं चाहता हूँ, मॉड्यूल भी ऐसा करता है, ऑथर भी ऐसा करते हैं, मेरी सोच कुछ अलग है। कब क्या होगा मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे उतनी डेट में जाना ही नहीं। जब मॉड्यूल और बुक्स ऐसा नहीं करती ज़्यादा डेट में, बस यदि आपको स्टेशनरी रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये ऐसा कोई भी स्टेशनरी रिजर्व दिखाई दे, तो उसको वेंडर कंपनी में डाल दें, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में, बुक क्लोजर में एंट्री होगी स्टेशनरी रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, खत्म। बस वेंडर कंपनी में और कुछ नहीं सोचना, रिजर्व को खत्म कर दो शेयर होल्डर में डाल के, बस परचेजिंग कंपनी में
यदि परचेज है तो एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो जैसे बाकी रिजर्व आएंगे जनरल रिजर्व पीएनएल वैसे ये भी ले आएंगे, तब कोई स्पेशल एंट्री नहीं होगी। ये हमने पढ़ा आज रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो हमें क्वेश्चन दिए ना, वो क्वेश्चन ही इतने आसान है कि उसमें एग्जाम्पल की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं अमालगमेशन का, नेचर ऑफ मर्जर इन द, ऐसा क्वेश्चन जो दोनों से हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इतने इजी कि मुझे क्वेश्चन बदलना पड़ेंगे। ये देखो बहुत शांत, मतलब सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे इसमें। ये भी है और इसके पहले भी है क्या, ये भी इजी है क्या? तो वहीं से शुरू करते हैं। ये भी है, चलो वहीं से शुरू करते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001। ये बैलेंस शीट है पी और एस लिमिटेड की। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, पी&एल, डिवेंचर, करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट पढ़ने में कुछ मजा नहीं आया, खास तो था नहीं, बस एक नई चीज मिली है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये दो रिजर्व है जो हैं वैधानिक रिजर्व, एज पर इनकम टैक्स एक्ट बने हुए रिजर्व, ब्रॉडली कहें तो स्टैट्यूटरी रिजर्व। पी लिमिटेड टेक्स ओवर एस लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2001। P Limited discharge the PC as below. Issue of 35,000 equity share of 10 each at par to the equity shareholder of A. P कंपनी जो बिजनेस खरीद रही है Q का, अपने 35,000 शेयर इशू करेगी ऑफ ₹10 each एट पार। 3.5 लाख का PC हो गया टू इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, एंड इशू ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each to discharge the preference shareholder of ACE at 10% प्रीमियम। सर समझ नहीं आता है कि ये इशू प्रीमियम पर है या रिडम्पशन प्रीमियम पर है। सर क्या करें सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होते नहीं है, ठीक से पढ़ते नहीं हो, कंफ्यूजन आपके दिमाग की उपज है। क्वेश्चन क्लियर है, इशू ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each to discharge the preference shareholder of ACE at, तो ये प्रीमियम बढ़ाया ना 10% प्रीमियम, डिस्चार्ज के बाद आया है या इशू के बाद? इशू के बाद नहीं, डिस्चार्ज के बाद आया है। मतलब डिस्चार्ज 10% प्रीमियम पर है, यानी जो प्रेफरेंस शेयर केवल 170 है, ये कंपनी खरीद रही है एस को, एस के प्रेफरेंस शेयर केवल है 170, 170 को 170 प्लस 10% 17,000, 187 देना है। उसके लिए पी कंपनी अपने 100 रुपीज वाले 1870 प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, 1870 प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, ठीक है। डिवेंचर ऑफ एस लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ पी। डिवेंचर ऑफ एस विल बी कन्वर्टेड इनटू, डिवेंचर वालों को सिमिलर सेम समान संख्या वाले डिवेंचर दे दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पर रिडम्पशन भी एट पार हो गया और इशू भी एट पार है, कुछ नहीं कहा गया। तो बस डिवेंचर जो 35,000 है एस के, उसको कन्वर्ट किया जाएगा पी के, पी अपने 350 डिवेंचर इशू कर देगी 100 वाले 100 में। तो रिडम्पशन भी एट पार, इशू भी एट पार। लिखा है द स्टैट्यूटरी रिजर्व, यही तो हमने पढ़ा, द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ एस आर टू बी मेंटेन फॉर 3 more years। इन्हें 3 साल और बनाए रखना पड़ेगा। अब बेटा ये जो एस लिमिटेड है जिसके रिजर्व है, ये तो बंद हो रही है, तो ये रिजर्व मेंटेन कैसे करेंगे? उसके लिए क्या एस कंपनी 3 साल खुली रहेगी? नो, ये रिजर्व अब पी कंपनी अपने यहां डिस्क्लोज करेगी, टेक ऑन नहीं करेगी, डिस्क्लोज करेगी।
You are required to show the balance sheet of P, assuming that amalgamation is in the nature of merger, is in the nature of purchase. यानी एक ही क्वेश्चन में परचेज भी पूछ लिया गया, मर्जर भी पूछ लिया गया। बेटा इस क्वेश्चन को नहीं थोड़ा सा टफ बनाना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छा। प्लांट ऑफ एस लिमिटेड वैल्यूड एट 160। जो प्लांट एस में 170 का था उसको P 160 पे वैल्यू कर रही है, और जो लैंड बिल्डिंग थी, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एस लिमिटेड वैल्यूड एट, वो जो 155 था उसको वो वैल्यू कर रही है 175 पर। ये मैंने मान लिया। बाकी सब बस दो चेंज कर लिए क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करने के लिए। इससे क्वेश्चन थोड़ा कुछ नए पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन परचेज से भी करना है, मर्जर से भी करना है। अब क्वेश्चन में करना क्या है तो पूछा नहीं है। जो आर रिक्वायर्ड टू शो बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट पूछिए पी की। बेटा हम बैलेंस शीट की बजाय एंट्री पास करेंगे। एंट्री में पास करूंगा, बैलेंस शीट आप बना लेंगे। एंट्री में पास कर दूंगा, बैलेंस शीट आप बनाएंगे। ठीक है बेटा, यहां पर पीसी किससे निकलेगा? जब भी परचेजिंग कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर के लिए क्या क्या दिया जा रहा है और कितना कितना दिया जा रहा है, दोनों जवाब अवेलेबल है तो पीसी पेमेंट मेथड से निकलता है। असेट लेस लायबिलिटी नहीं, यहाँ पेमेंट से निकलेगा। परचेजिंग कंपनी पी 35,000 इक्विटी शेयर दे रही है, ये भी दिया हुआ है, और प्रेफरेंस वालों को कितने प्रेफरेंस शेयर दे रही है ये भी दिया हुआ है, तो पी से निकलेगा पेमेंट मेथड से। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बस हमने क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दो असेट को रिवैल्यू कर लिया, दो असेट की रिवाइज वैल्यू दे दी ताकि मर्जर परचेज में कुछ तो मजा आए सब कुछ। या तो यदि हम कुछ ना कहा, यदि क्वेश्चन एज इट इज लें तो असेट मर्जर हो तो भी बुक वैल्यू पर, परचेज हो तो भी बुक वैल्यू पे आएगी, क्योंकि रिवाइज वैल्यू दी नहीं गई तो बुक वैल्यू रिवाइज वैल्यू हो गई। फिर मजा क्या आया? मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हमें आपको थोड़ा मजा चखाने के लिए, मतलब मजा चखाना मतलब मेरा कोई वो उद्देश्य नहीं, कुछ अच्छा सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन में चेंज किया है। तो मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। पेमेंट में दिया जा रहा है 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी एट द रेट ऑफ 110 ईच। ये हो गया पीसी 350। यही था ना? नोट्स खोल लिए जाते। ओके 35,000 शेयर 10 वाले 8 पार। ये पीसी हो गया फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एस। सेकेंड 170 प्लस 10% मतलब 187। उसके लिए पी कंपनी अपने 100 रुपीज़ वाले 1870 शेयर्स। तो हुआ सॉरी मुझे थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी मैंने, सॉरी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। यहाँ पर 1870 15% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर्स at the rate of 100 each, 187। ये हो गया 350 प्लस 187 बाई 37। पीसी आ गया बाय पेमेंट मेथड, यह आ गया पीसी बाय पेमेंट मेथड। टोटल पीसी बाय पेमेंट मेथड। अब बेटा ये तो पीसी आ गया। अब यदि सिर्फ बैलेंस शीट पूछी होती तो तरीका मैं बताऊंगा थोड़ा अलग तो होता, पर वो मैं
अलग से बता दूंगा किसी और क्वेश्चन में। यहाँ तो मैं आपको एंट्री समझा रहा हूँ। तो एंट्री के पहले वर्किंग नोट नंबर 1 और बेटा था ना, मर्जर में जब एक्सेस ऑफ पीसी और शेयर कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व एज पर एस 14, excess of PC over share capital of S Limited is to be adjusted out of reserves of transferee company P Limited। अब रिजर्व वर्ड बोला है एस ने, अब ये रिजर्व में कौन से रिजर्व ये स्पेसिफाई नहीं किया है, रिजर्व वर्ड यूज किया है। पर मेरा कहना है कि पहले हमको यूज करना चाहिए जनरल रिजर्व, उसके बाद करना चाहिए पीएनएल। पर रिजर्व में जनरल रिजर्व भी आएगा और पीएनएल भी आएगा, देखेंगे आगे। पीसी है 537, लेस शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल है 3 लाख, तो इक्विटी रेफरेंस है 170 470। ये नोट बन रहा है फॉर इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए, देना था उन्हें 470, दिया जा रहा है 537 दिया जा रहा है, देना था 470, एक्सेस दिया है 67, एक्सेस दिया है, ज़्यादा दिया है। एक्सेस मतलब लॉस है, टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व, रिजर्व से कम होगा। 67 पीसी ज़्यादा दे दिया है, कैपिटल से उन्हें ज़्यादा दे दिया है, तो ये रिजर्व से एडजस्ट होगा। ये वर्किंग नोट हमने बना लिया फॉर इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। पी की बुक्स में एंट्री बना रहा हूं, क्वेश्चन है तो उसे बैलेंस शीट पूछिए। इफ amalgamation is in the nature of purchase, जैसा हम यूजुअली करते थे वैसा, क्योंकि आपको इसकी हैबिट ज़्यादा है मर्जर की कम, तो मैं पहले परचेज बता रहा हूँ। एंट्री होगी फर्स्ट बिजनेस परचेज अकाउंट DR 537 टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड 537, ये नरेशन आएगा बिंग पीसी ड्यू। अब हम असेट लाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि ये परचेज है, नेचर ऑफ परचेज है, तो लैंड बिल्डिंग लाई जाएगी पी कंपनी की कॉस्ट पर, और चूंकि उसकी रिवाइज वैल्यू हमने ली थी 155 की थी, कितनी ली थी मैंने तो क्वेश्चन मैंने कितनी ली थी 175 ली थी शायद, हाँ 175 ली थी, तो लैंड बिल्डिंग को ले लिया 175 की रिवाइज वैल्यू पर, क्योंकि ये परचेज है तो हमने असेट को लिया है परचेजिंग कंपनी की कॉस्ट पर रिवाइज वैल्यू पर, क्योंकि हमने असेट खरीदी है, बिजनेस खरीदा है, असेट खरीदी है। यहाँ गुडविल भी आ सकती है, प्लांट एंड मशीनरी, इसको हमने लिया था, प्लांट मशीनरी को हमने लिया था 170 को 160 पर, शायद क्वेश्चन था वहाँ से 160 पर, और बाकी असेट दोनों असेट को रिवाइज वैल्यू पे लिया है, बाकी की रिवाइज वैल्यू नहीं दी, तो बुक वैल्यू को ही क्या मान लिया, रिवाइज वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 95, स्टॉक 1,03,500 ओनली, और स्टॉक के बाद डेटर्स 52 और कैश एट बैंक 50,000।
हम सारी सेट ले आए हैं रिवाइज वैल्यू पर। क्यों? अब यहाँ गुडविल भी हो सकती है क्योंकि ये परचेज है, परचेज में तो गुडविल भी हो सकता है, खरीदी हो। 2 करंट लाइबिलिटीज 50,000। बी कंपनी क्या करेगी? एस की करंट लाइबिलिटी आएगी। टू डिवेंचर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड, क्योंकि रिडीमेबल एट पार है तो लाए पेबल वैल्यू पर, असेट आएगी रिवाइज वैल्यू पर, लाइबिलिटी आएगी। यदि इन्हें 35 की जगह ज़्यादा ज़्यादा देना होता तो ज़्यादा पे लेके आते, कम देना होता तो कम पे लेके आते, पेबल वैल्यू पे लाते। पर यहाँ तो टू बिजनेस बाई 37। और चूंकि यहाँ पर हम ये परचेज है तो वहाँ से सिर्फ असेट और लाइब्रेरी लाएंगे, वो भी डिवाइस वैल्यू पर। रिजर्व वहाँ से नहीं आएंगे क्योंकि हमने उसको खरीदा है, उसके असेट लाइब्रेरी को खरीदा है, उसके ऑनर हमारे यहाँ आए नहीं आए वो मतलब नहीं, ये परचेज है। जब शेयर होल्डर वहीं तो उसका प्रॉफिट भी वहीं, प्रॉफिट यहाँ क्यों लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व देखते हैं। 175 प्लस 160 प्लस 35 प्लस 95 प्लस 1,03,000 प्लस 52,000 प्लस 50,000, 670 की एसेट आई है, माइनस लाइबिलिटी आई 50 और 35 85, असेट आ रही है 670 माइनस 85, नेट असेट आई 585 और पीसी असेट ज़्यादा आ गई तो कैपिटल रिजर्व आ गया, कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग गुडविल भी आ सकती थी, जो भी आया 48 का आ गया कैपिटल रिजर्व। गुडविल कैपिटल से कुछ भी हो सकता था। डिवेंचर होल्डर ऑफ एस, डिवेंचर होल्डर एस लिमिटेड 35,000 और इसके बदले में दिए जा रहे हैं 15% डिवेंचर। अब पी में दो तरह के डिवेंचर हो गए। पी के जो आएगा ना नॉन करंट लाइबिलिटी में डिवेंचर सिक्योर्ड लोन, नॉन करंट लाइबिलिटी में सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन में दो आएंगे डिवेंचर, पुराने डिवेंचर 13%, नए डिवेंचर 15%। बैलेंस शीट में डिवेंचर दो तरह के आएंगे, पुराने 13% के 50,000 और नए 15% वाले 35,000। बैलेंस शीट बनाते वक्त ये बात ध्यान रखेगा। इनको हमने डिवेंचर दे दिए। अच्छा, अब वहां से डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां से कोई भी रिजल्ट लेके नहीं आए क्योंकि हमने उस कंपनी को खरीदा है, उस कंपनी को अपने से मर्ज नहीं किया, उसकी असेट लाइबिलिटी खरीदी है, बिजनेस खरीदा है, उसके शेयर हमारे यहाँ नहीं आए, अलग आगे नहीं अलग बताए, पर वो परचेज माना गया है तो हम ये मान के चलें कि कोई हमारा शेयर होल्डर से कनेक्शन जरूरी नहीं है, वो तो पीसी में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए शेयर्स। तो अब रिजर्व उनका उनको ही दे के आए हैं, तो हम का जनरल रिजर्व लेके नहीं आए, उनका पीने लेके नहीं आए, तो उनके दो रिजर्व भी लेके नहीं आए थे, लेकिन सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पज से हमें ये दो रिजर्व एस लिमिटेड वाले दो रिजर्व पी में डिस्क्लोजर पर्पज से लाने पड़ेंगे। तो एंट्री होगी अमालगमेशन, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20 और 10 30, 30 रखे ना बेटा। दो पहला है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, $20,000 और 2 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000। ये दो रिजल्ट आए हैं ओनली फॉर डिस्क्लोजर। ये बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस मतलब शेड्यूल सरप्लस में आ जाएंगे, जरूर जाएंगे। और ये जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में आया है, ये बैलेंस शीट में या तो आप दिखाएंगे इसको एज ए अदर नॉन करंट असेट में, या फिर इसी जो शेड्यूल है सरप्लस की उसमें नेगेटिव में दिखा देंगे, चलेगा। मैंने आपको अलग से बता भी दिया है। बस अब पीसी में
लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड डेबिट 537. 2. Equity share capital 350. 2. 15% preference share capital 187. बेटा इशू तो एट पार था ना, रिडम्पशन एट प्रीमियम था, इशू तो एट पार था, बस ये एंट्री थी इनके साथ परचेज। परचेज तो आपके लिए बोनस में हो गया। अब बचा है इनके साथ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर। इन द नेचर ऑफ मर्जर पहली एंट्री, आप बिजनेस परचेज करो तो भी चलेगा, मॉडल भी करता है, पर मैं बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट करूंगा 537, इसी तो वही रहेगा ना। 2. लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड 537, ये एंट्री हो रही है इनके साथ मर्जर। अब यहां पर लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, भले क्वेश्चन में रिवाइज वैल्यू दी हो पी की, पर अब चूंकि हमने पी बी एस को अपने इसमें मर्ज किया है, खरीदा नहीं, जब उसको सिर्फ परमिशन दी कि वो अपनी एसेट लाइब्रेरी हमारा रिकॉर्ड कर ले, तो जो बुक वैल्यू एस लिमिटेड में चल रही है उसी वैल्यू पर यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लैंड बिल्डिंग को एज इट इज़ 155 पर, प्लांट मशीनरी को एज इट इज़ 170 पर, फर्नीचर फिक्चर को भी वही बुक वैल्यू 35 पर, इन्वेस्टमेंट को भी वही बुक वैल्यू 95 पर, और स्टॉक को 1,03,000 पर, डेटर्स 52, कैश एंड बैंक 50। और आपको पता है यहाँ गुडविल नहीं हो सकती, और आपको एक्सेस जो निकाला हुआ है ना, एक्सेस वर्किंग नोट नंबर 1 में 67, वो यहाँ आने वाला है, ये आने वाला है 67, मुझे पता है आने वाला है एस पर वर्किंग नोट नंबर 1। इसको मैं क्या लिखूंगा मुझे पता नहीं, आगे देखेंगे। 2. करंट लाइबिलिटीज 50,000 बुक वैल्यू पर। 2. डिवेंचर होल्डर ऑफ एस 35 बुक वैल्यू पर, सब कुछ असेट भी बुक वैल्यू पर, लाइबिलिटी बुक वैल्यू। 2. बिजनेस मर्जर 530, और चूंकि हमने बी को अपने इसमें मर्ज किया है तो खरीदा नहीं है, उन्होंने अपना बिजनेस बेचा नहीं, बल्कि हमारे इसमें अपने सारे बैलेंस शीट आइटम को, बुक्स को उन्होंने वहां से क्लोज करके हमारे यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है, तो उनके एसेट हमारे यहाँ आ गई बुक वैल्यू पर, लाइबिलिटी आ गई बुक वैल्यू पर, रिजर्व भी आएंगे बुक वैल्यू पर। 2. जनरल रिजर्व भी आएगा 25,000 पर। 2. एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व भी आएगा 20 पर। मतलब यहाँ पर इस एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को लाने के लिए कोई फिक्टिव अमेलगमेशन एडजस्टमेंट नाम का डेबिट में फिक्टिव अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे रिजर्व आया जनरल रिजर्व आया ऐसे ये भी आ गया। 2. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000। 2. P&L 50। जैसे जनरल रिजर्व और P&L आए वैसे ये भी आ गए, मतलब इन दो स्पेशल अकाउंट को लाने के लिए कोई स्पेशल एंट्री की जरूरत नहीं है, अदर रिजर्व की तरह इनको भी ले आए। देखो डिफरेंस 67 ही आ रहा होगा, विश्वास ना हो तो देख लो। और एस पर एस 40 एक्सेस पेमेंट को परचेजिंग कंपनी के रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ता है, यानी पी लिमिटेड के रिजर्व से एडजस्ट करना होगा, पी के रिजर्व से। पी का रिजर्व कितना था, पी का जनरल रिजर्व था 50, पी का जनरल रिजर्व 50 था ना, 50 था पी का, 25 ये भी आ गया ना, 75 हो गया। 75 के रिजर्व में से 67 का एक्सेस एडजस्ट कर दिया जाएगा। और मैं जनरल रिजर्व ही क्रेडिट करूं और जनरल रिजर्व ही डेबिट करूं, मजा नहीं आएगा, नहीं समझ पड़े ना, नहीं दिमाग चलाना है ना, तो रिजर्व सरप्लस लिख दो बस, हेडेक खत्म। आज के बच्चों को इजी सॉल्यूशन देना जरूरी है, जहाँ टेक्निकल गए अरे सर सब ऊपर से पढ़ाते हैं,
एक तो ये है जिसका दिमाग काम नहीं करता उसको क्या कर लेना है, रिजर्व सरप्लस डेबिट कर लो, क्योंकि एस भी बोलता है कि जो एक्सेस पेमेंट है वो रिजर्व से एडजस्ट कर लो, तो आपको और न जमे जो एस ने कहा रिजर्व, तो रिजर्व डेबिट कर लो। और बैलेंस शीट के वक्त ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट से हमने रिजर्व डेबिट किया है, इससे रिजर्व कम होगा, तो कौन सा रिजर्व कम होगा, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व था कितना 50, पी में था 50, क्यू ए से कितना आया 25, ये आया ना 25, ये अरे मैंने और मिटा दिया, ये कितना हो गया 75, 75 में से 67 गया, 75 में से 67 जाएगा, तो रिजर्व बचेगा ओनली 7 + 1 8000, 8000, ये 8 जाएगा बैलेंस शीट में शेड्यूल सरप्लस में, वहाँ दिखा देंगे 50 + 25 - 67, तो हमने 67 के एक्सेस को एज पर एस 14 रिजर्व से एडजस्ट किया। तो रिजर्व में कौन सा रिजर्व पहला कौन सा बाद में, ये एस में स्पेसिफाई नहीं है, बेहतर है पहले इसको जनरल रिजर्व से एडजस्ट करें, और वो ना होता तो फिर पीएनएल से करते, और पीएनएल नहीं होता तो भगवान, इतना क्वेश्चन बहुत है, मैंने कोई पीएचडी नहीं किए, मैं बेटा सीए फाइनल में पढ़ाता था, लेकिन तब मैं डेप्थ में बताता था, अब तो हमें सिर्फ हवा हवा में पढ़ाना पड़ता है, इसकी डेप्थ क्या होती है वो तो सीए फाइनल का बच्चा भी नहीं जानता है अभी, और ना मुझे जानना है ना आपको जानना है, मुझे भी नहीं पता बेटा। तो हमने इसको रिजर्व में एडजस्ट कर दिया, जनरल रिजर्व कर दिया, वो नहीं होता तो पीएल से कर दिया। इसके बाद मत पूछना कि सर पीएल नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि पीएल भी नहीं हो रिजर्व भी नहीं हो, पर मुझे पता है वही चीज़ पूछोगे जो मैंने जाके जहाँ अटकाई है कि सर नहीं होता, तो आप तो ये बता, अरे भाई ये समझ लो बहुत है ना, एग्जाम का काम हो जाएगा। नहीं बताऊंगा मैं व्हाट्सएप पे आपको उसका जवाब कि सर पीएल नहीं होता तो क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता। देखो बेटा ये एंट्री में जब आप टेली करोगे तो ये एक्सेस 67 ही आएगा। अब डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड 35,000, बाकी इन्वेंट्री तो वही होगी, टू वही 15% डिवेंचर 35,000 है ना बेटा, और लास्ट में वही डेवलपमेंट रिजर्व वगैरह तो आ ही गए हैं, तो आप सीधे इक्विटी लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड 537 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 350 टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 187, इशू डेट पार है, बस ये है एंट्रीज इन केस ऑफ मर्जर। अब आपको क्या करना है, दो बैलेंस शीट बनानी है, एक बैलेंस शीट में दो कॉलम बना लो, इन द नेचर ऑफ परचेज वाली बैलेंस शीट, इन द नेचर ऑफ मर्जर वाली बैलेंस शीट, एक ही बैलेंस शीट में दो कॉलम बनाकर आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब आप बैलेंस शीट इजीली बना सकते हो एंट्री देखते हुए कि शेयर कैपिटल क्या है ना बेटा। पी की बैलेंस शीट में एस की बैलेंस शीट मर्ज होकर आपको नई बैलेंस शीट बनानी है, इन केस ऑफ परचेज, इन केस ऑफ मर्जर। दो बैलेंस शीट मत बनाना, एक ही बैलेंस शीट में दो कॉलम कर लेना, इवन जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें भी दो कॉलम कर लेना। अच्छा शेयर कैपिटल दोनों केस में सेम रहेगी, लेकिन रिजर्व सरप्लस शेड्यूल ऑफ सरप्लस दोनों में अलग अलग रहेगी, फिक्स्ड एसेट की शेड्यूल दोनों में अलग अलग रहेगी, ध्यान रखना। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो आपके होमवर्क के लिए क्या हो गया, इसकी बैलेंस शीट, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, क्या इन द केस ऑफ परचेज और इन द केस ऑफ मर्जर में क्या डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से मतलब नोट कर लेना, ताकि आपको अगले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं बैलेंस शीट वाला, ठीक है बेटा।